हूँ प्रियंका और आइए सुनते हैं एक कहानी जो कि इंस्पायर्ड है आरजे विनय से। ये कहानी है एक नन्ही सी कैसोवरी चिड़िया की। कैसोवरी चिड़िया उन चिड़ियों की प्रजाति होती है जो दूसरी चिड़ियों से काफ़ी अलग होती हैं। ये चिड़िया आसमान में ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती हैं। इसी वजह से बचपन से ही बाकी चिड़ियों के बच्चे उस नन्ही सी कैसोवरी चिड़िया को बहुत चिढ़ाते थे और कहते थे कि तुम कैसी चिड़िया हो कैसोवरी, तुम तो चिड़िया के नाम पर धब्बा हो, तुम तो उड़ ही नहीं सकती। तो उन सभी चिड़ियों में से एक चिड़िया का बच्चा ऊपर की ऊंची डाली पर पहुंचकर बैठ जाता और हंसकर कहता कि तुम तो हम तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। शुरू में तो वो ये सब सहती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात का मलाल होने लगता है और उसने भगवान से कहती है कि हे ईश्वर, जब तुमने मुझे उड़ने का गुण ही नहीं दिया तो मुझे चिड़िया बनाया ही क्यों? अब मैं इस जंगल में और नहीं रह सकती। ऐसा कहकर वो उस जंगल से जाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको कैसोवरी चिड़िया, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो जामुन का एक बड़ा सा पेड़ बड़ी मजबूत आवाज़ में कैसोवरी से कहता है, नहीं कैसोवरी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगती है और जब देखती है तो पाती है कि सामने एक जामुन का पेड़ उससे कुछ कह रहा है। वो सोचने लगती है कि ये पेड़ ऐसा क्यों कह रहा है। तो जामुन के पेड़ ने कहा, हो सकता है कि तुम बाकी चिड़िया की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकती, मगर हम जैसे पेड़ों के लिए तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारी मजबूत चोंच से हमारे फलों को इतना गहरा खाती हो कि हमारे फलों के बीज ज़मीन पर बिखर जाते हैं, जिनसे नए पेड़ उगते हैं। तुम हमारी जननी हो, तुम कृपा करके यहाँ से मत जाओ। इस वक्त कैसोवरी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं इस धरती पर बेकार नहीं आई, मैं इस खास कार्य को करने आई हूँ जो कोई और कर ही नहीं सकता था। ऐसे ही हमारे साथ होता है, भले ही हमारे में वो क्वालिटी ना हो जो कि सामने वाले में होता है, लेकिन हम सब में वो क्वालिटी तो अवश्य होती है जो किसी और सब में नहीं होती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता जो हमारे पास हो वो किसी और के पास हो ना हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी की करे कद्र और मुझे दे अलविदा। धन्यवाद। मैं शालिनी लाई हूँ आज एक रोचक प्रेरक प्रसंग। यह प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार की बात है जब स्वामी जी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। स्वामी जी जिस सीट पर बैठे थे उनके आसपास कई और अंग्रेज़ भी बैठे थे। वे अंग्रेज़ स्वामी जी की निंदा कर रहे थे। वे स्वामी जी को देखकर ऐसा कह रहे थे कि साधुओं को तो अंग्रेज़ी आ नहीं सकती और जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती वे बेकार होते हैं। स्वामी जी उनकी सभी बातों को सुन रहे थे। थोड़े ही देर में स्टेशन पर जब रेलगाड़ी रुकी तो स्वामी जी उतरने ही वाले थे तो उनके स्वागत के लिए बहुत भारी भीड़ थी। उन सभी भीड़ में सभी अंग्रेज़ लोग थे जो कि स्वामी जी से अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे और स्वामी जी भी उनका अंग्रेज़ी में ही जवाब दे रहे थे। यह देखकर वे सभी अंग्रेज़ हैरान रह गए। उन्होंने स्वामी जी से फिर पूछा कि आप हमारी बातों को समझ रहे थे, फिर भी आपने हमें कुछ भी क्यों नहीं कहा। तो स्वामी जी ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि मैं आपकी बातों को सुन तो ज़रूर रहा था, पर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आपकी बातों पे ध्यान दे सकूं। मैं अपने कार्यों में इतना व्यस्त था कि मुझे फुर्सत ही नहीं थी कि मैं आपको कुछ कह सकूं। आपकी बातों को ध्यान देने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। इस कहानी से, इस लघु प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की निंदनीय बातों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए।
धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतीश कुमार आज महान विचारक ओशो के विचार से प्रेरित एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सोंगत्सु नाम का एक चीनी फकीर हुआ करता था। वह सदैव खुश रहता था, वह कभी उदास नहीं हुआ करता था। लोग उनके सामने समस्याएं लेकर आते थे और वे उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन वह सुबह सुबह झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर उनकी मनोवृत्तियाँ साफ साफ और स्पष्ट झलक रही थी। लोग उनके चेहरे को देखकर पूछने लगे, महाशय, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप इतना दुखी क्यों हैं? इससे पहले मैंने आपको कभी इतना चिंतित नहीं देखा था। सोंगत्सु ने कहा, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज रात मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मैं एक तितली बनकर बगीचे के फूलों पर फुदक रहा था। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर उनसे कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सपने में तो कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है। सोंगत्सु ने कहा, अगर बातें ऐसी ही होती तो सही था, लेकिन सुबह होते होते मेरे मन में एक ख्याल आया और एक प्रश्न पैदा हो गया कि अगर एक सोया हुआ आदमी सपने में तितली बन सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सोई हुई तितली सपने में आदमी बन गया हो, एक सोई हुई तितली सपने में सोंगत्सु बन गया हो। हम जो बाहर देख रहे हैं, कहीं वो भी खुली आंखों का एक सपना तो नहीं है? शायद इस सवाल का जवाब मैं ज़िंदगी भर में ना ढूंढ पाऊँ। सोंगत्सु सच ही कहते हैं कि हम जो खुली आंखों से देखते हैं उसकी तुलना में बंद आंखों से देखे हुए सपने का मूल्य बहुत अधिक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं नाजिया परवीन, वर्ग क्रमांक 97। मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक गांव में एक राजा था जो काफ़ी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफ़ी डरती थी। राजा का एक पैर, एक हाथ और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बना लेता हूँ और इस महल में लगवा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो कोई भी मेरी बेहतर तस्वीर बनाएगा, मैं उसे इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी इस दौलत को खर्च नहीं कर पाएगी। और साथ में राजा ने ये भी कहा, जो कोई भी मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए। किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की खूबसूरत तस्वीर बना पाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा, यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाई। राजा तस्वीर देख के बहुत खुश हुआ और बाकी चित्रकार तस्वीर देखते ही रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगा के कुछ इस तरह से बनाई। राजा घोड़े पर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद है और राजा का एक टूटा हुआ पैर और हाथ घोड़े की दूसरी ओर होने की वजह से छिपे हुए हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सिखाती है कि लोग खराब परिस्थिति में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगाता है, उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं राहुल कुमार, रोल 76। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, महाकवि कालिदास और राजा विक्रमादित्य के। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। एक बार महाराजा विक्रमादित्य कालिदास से एक सवाल पूछा। उन्होंने उनसे कहा कि आपकी बुद्धि जितनी सुंदर है, उसके अनुरूप आपका शरीर उतना सुंदर नहीं है। उस वक्त कालिदास ने कुछ नहीं कहा, वे उनके उस सवाल को टाल गए। कुछ समय के बाद महाराजा विक्रमादित्य अपने सेवक से पानी मांगा। कालिदास के निर्देशानुसार सेवक ने 2 अलग अलग बर्तनों में पानी लाया। एक साधारण मिट्टी का था, एक बहुमूल्य धातु का।
महाराज ने इस तरह अलग अलग बर्तन में पानी लाने की वजह पूछा तो कालिदास ने आग्रह किया कि महाराज आप दोनों बर्तनों से पानी पीजिए। राजा ने वैसा ही किया। कुछ समय के बाद कालिदास ने फिर उनसे पूछा कि महाराज आपको किस बर्तन का पानी ज़्यादा शीतल लगा। महाराजा ने कहा मिट्टी के बर्तन का। तब कालिदास ने कहा कि महाराजा जिस प्रकार पानी की शीतलता का बर्तन की सुंदरता से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि का शरीर की सुंदरता से कोई संबंध नहीं। महाराज विक्रमादित्य को उनके सवालों का जवाब मिल चुका था। हमें कभी भी किसी भी इंसान का जजमेंट उसकी शरीर की सुंदरता, उसकी बनावट से कभी नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी इंसान को उसकी बुद्धि, उसकी व्यवहार कुशलता और उसके ज्ञान की समझ से उसका जजमेंट करना चाहिए। धन्यवाद। मैं मौसम कुमारी क्रमांक 9 सेशन 20-22 की छात्रा आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है मौका। एक बच्चा अपने पिता के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गया। वहाँ उसे उसके पिता ने एक खिलौने के सेक्शन में ले गए। वहाँ उसे एक कार पसंद आया। कार पसंद आने के बाद उसने पिता को कहा, पापा मुझे ये कार लेनी है। पापा ने कहा ठीक है बेटा ले लो। थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद उस बच्चे को एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर पसंद आया। हेलीकॉप्टर पसंद आने के बाद उसने पापा को कहा, पापा मुझे हेलीकॉप्टर लेनी है। पापा ने कहा जो भी लेना है जल्दी ले लो क्योंकि सुपरमार्केट बंद होने वाला है। थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद उसे एक वीडियो गेम पसंद आ गया। वीडियो गेम पसंद आने पर उसने पापा को कहा, पापा मुझे और वीडियो गेम लेनी है। बस अचानक सुपरमार्केट की सभी लाइट बंद हो गई और अनाउंसमेंट हुआ कि सभी अपने अपने घर चले जाएं, तो मार्केट बंद हो चुकी है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब उस बच्चे की तरह हैं और हमारी ज़िंदगी सुपरमार्केट की तरह है। हमें अपनी किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, लाइफ हो, किसी भी फील्ड में निर्णय जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही सोचते सोचते रहने पे हम उस बच्चे की तरह मौके को गंवा देंगे और खाली हाथ रह जाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मैं अंजलि। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है 3 बैल और 1 शेर। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में मित्र थे। तीनों घास चरने जाते और बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के कोई भी चीज आपस में मिल बांट कर खाते थे। बहुत दिनों से एक शेर उनका पीछा कर रहे थे। शेर को यह पता था कि जब भी वे तीनों एक साथ रहेंगे तो उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस पर शेर ने एक योजना बनाई। उसने गांवों में अफवाहें फैला दी थी, जिस पर बैलों के मन में बहुत सारी ईर्ष्याएं, दोष का भावना उत्पन्न हो गया, जिससे तीनों बैल एक साथ नहीं रहने लगे। इस बात का फायदा उठाकर शेर ने तीनों बैलों को एक एक करके उन्हें मार दिया और खा गया। इस प्रकार हमें यह कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। थैंक यू। मेरा नाम मनु कुमारी है। मैं सत्र 20-22 की प्रशिक्षु हूँ। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एकता में ही बल है। किसी गांव में एक किसान रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। वे चारों पुत्र बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उन चारों भाइयों की आपस में नहीं बनती थी। ये देख उनके पिता बहुत ही हताश हुआ करते थे और अंदर ही अंदर सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इन चारों का क्या होगा। एक दिन उन चारों भाइयों को अपने पास बुलाए और उनसे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चारों में शक्तिशाली कौन है। और उन्होंने एक एक लकड़ी उन चारों भाइयों को दी और कहा जो इसे तोड़ेगा समझूंगा मैं वो बहुत ही शक्तिशाली है। फिर उस चारों भाइयों ने तुरंत ही तोड़ दिया। फिर एक गट्ठर दी जिसमें बहुत सारी लकड़ियाँ थीं और उन्होंने कहा जो इसे तोड़ेगा मैं उसे ही अपना सारा संपत्ति दूंगा। इससे चारों भाइयों ने आपस में तोड़ना शुरू कर दिया, जो किसी से नहीं टूटा। तो उन्होंने उनको समझाया कि अगर अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई एक ना एक आके तोड़ देगा, लेकिन अगर साथ में रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें एक साथ होकर रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन कॉलेज की सत्र 2022 की प्रशिक्षु हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है संसार की रीत। एक नगर में एक बड़ा ही मशहूर चित्रकार रहता था। उन्होंने एक दिन बड़ी ही सुंदर सी तस्वीर बनाई और नगर के चौराहे पे जाके लगा दिया। उसके नीचे उसने लिखा कि जिसको जो भी गलतियाँ नज़र आती हैं, कमियाँ नज़र आती हैं, वो वहाँ पे निशान लगा दे। चित्रकार तस्वीर लगा के वापस चला जाता है और जब शाम को लौट के आता है तो वो देखता है कि पूरा तस्वीर निशान से भरा होता है और तस्वीर खराब हो चुका होता है। ये देख के वो वहीं पे दुखी होके बैठ जाता है। अचानक से वहाँ से उसके पुराने मित्र गुजर रहे होते हैं। उन्होंने दुखी होने के कारण पूछे। चित्रकार ने सारी घटनाओं को बता दिया। उन्होंने कहा कि कल फिर से तुम एक तस्वीर बनाना और इसी जगह लगाना और उसके नीचे लिखना कि जिसको जो भी कमियां नज़र आती हैं, गलतियां नज़र आती हैं, वो वहाँ पे सही कर दे। चित्रकार ने ठीक वैसे ही किया। कल होके उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर सी तस्वीर बनाई और नगर के चौराहे पे जाके लगा दिया और उसके नीचे उसने लिखा कि जिसको जो भी गलतियां नज़र आती हैं, कमियां नज़र आती हैं, वो वहाँ पे सही करते हैं। चित्रकार तस्वीर लगा के वापस चला जाता है और जब वह शाम को वापस लौट के आता है तो वह देखता है कि तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरा था। ये देख के वो समझ गया कि संसार की यही रीत है। कमियां निकालना, बुराइयां करना, निंदा करना आसान है, किंतु इन कमियों को दूर करना उतना ही मुश्किल होता है। यही जीवन है। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कान में आके कहती है एक बार फिर से प्रयास करो। ज़िंदगी आइसक्रीम की तरह होती है, टेस्ट करो फिर भी पिघलती है, वेस्ट करो फिर भी पिघलती है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी को टेस्ट करते रहना चाहिए, वेस्ट तो होती ही रहती है। नमस्कार, मैं शिवानी रानी गंगा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के सत्र 2020-22 की प्रशिक्षु हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 54 है। आज मैं आप सभी के सामने एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो एक बार की बात है, एक कौवा अपने काले कुरूप रंग से दुखी होकर बहुत रो रहा था। तभी वहाँ से एक साधु गुजरे। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? कौवे ने दुखी मन से कहा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? लोग ना तो मुझे कोई पसंद करते हैं, ना कोई मुझे पालते हैं। मैं घरों पर बैठ जाऊं तो लोग मुझे भगा देते हैं। मैं तो सिर्फ श्राद्ध कर्मों में ही काम आता हूँ। लोग मुझे सिर्फ जूठा खिलाते हैं। आप अपनी तपोबल से मुझे हंस बना दीजिए। साधु से उसका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने उसे हंस बना दिया। कौवा हंस के पास गया तो उन्होंने उससे बातें करते सुना कि काश हम भी रंग बिरंगे होते, काश हम भी आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते, तो यूं हमेशा पानी में न बैठा रहना पड़ता। कौवा यह सब सुनकर अब निराश हो गया। वह साधु के पास जाकर तोता बनने की इच्छा रखा। साधु ने उसे अब तोता बना दिया। अब वह खुशी खुशी तोते के पास जाकर बोला, तोता तुम कितने खुश हो, क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या रंग है तुम्हारा, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, पालते हैं, फल खिलाते हैं। तभी दूसरे तोते ने कहा, अरे धत, वो तो हमें अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद कर लेते हैं और हमारा रंग भी ऐसा है कि हम अपने साथियों को पेड़ पर नजर ही नहीं आते। कौवा यह सब सुनकर निराश हो गया। अब वह साधु के पास जाकर मोर बनने की इच्छा रखा। साधु ने उसे अब मोर बना दिया। कौवा मोर बनकर काफी खुश होकर बगीचे में नाच रहा था। तभी दूसरे मोर ने उसे आकर छुपने को कहा और बोला, यह आवाज सुन रहे हो, ये शिकारी हैं, इन्होंने हमारी माँ को मार डाला है, अब यह हमें भी कभी भी मार सकते हैं। इस पर कौवा सोच में पड़ गया और अब यह समझ गया कि ईश्वर ने जिसे जो बनाया है, जिस रंग का बनाया है, वह जिस अवस्था में है उसी में खुश रहे, कभी अपनी तुलना दूसरों से ना करे। थैंक यू। नमस्कार, मैं कुमारी चित्रा आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है प्यासे कौवे की सफलता। एक जंगल में एक कौवा रहता था। उन दिनों गर्मी का मौसम था। उस कौवे को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला।
वह प्यास के मारे बहुत बेचैन हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह पानी की तलाश को जारी रखा। उसने फिर इधर उधर पानी की तलाश की। फिर उसे कहीं दूर में एक घड़ा दिखाई दिया। झट से वह उस घड़े के ऊपर जाके बैठा। उसने उस घड़े में झांका तो उसने देखा कि उसमें बहुत कम ही पानी थे। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें कुछ कंकड़ डाल दूं तो शायद पानी ऊपर आ जाए। फिर उसने ज़मीन पे पड़े हुए कुछ कंकड़ को चुनकर और उस घड़े में डालता गया। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी जैसे ही ऊपर की ओर आया, वह जी भर के अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुश्किलें आईं, अगर हम मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जिशान आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सबक। वर्षों पहले की बात है। किसी गांव में धनी राम नाम का एक नमक का व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक लल्लू नाम का गधा था। धनी राम रोज अपने गांव से शहर नमक का व्यापार करने के लिए जाया करता था। धनी राम को शहर जाने के क्रम में एक नदी पार करनी होती थी। हमेशा एक ही रास्ते से आने जाने के कारण लल्लू गधे को रास्ता अच्छी तरीके से याद हो गया था। जब धनी राम को ऐसा लगने लगा कि लल्लू गधे को रास्ता अच्छी तरीके से याद हो गया है तो वह उसे अकेले ही शहर के लिए रवाना कर दिया करता था। कुछ दिन तक तो लल्लू गधे ने अपना काम ठीक तरीके से किया। एक दिन नदी पार करने के क्रम में लल्लू गधे का पैर अचानक फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। नदी में जाते ही कुछ नमक पानी में घुल गई और वजन हल्का हो गया। तो लल्लू गधे को एक बात समझ में आई कि पानी में जाते ही वजन हल्का हो जाता है। तो लल्लू गधे ये हरकत रोज करने लगा। जब शहर के व्यापारी को कुछ शक हुआ कि आजकल नमक इतना कम क्यों आ रहा है, तो उसने हिसाब लगाया और नमक तौल कर देखा तो नमक वाकई में कम था। तो शहर के व्यापारी ने एक चिट्ठी लिखी और धनी राम को भेजी। जब धनी राम ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गधे को सबक सिखाने के लिए एक अच्छी तरकीब निकाली। अगले दिन जब धनी राम गधे को शहर भेजने के लिए तैयार किया तो उसने इस बार नमक की जगह रुई की बोरी उसके पीठ पर लादकर उसे शहर के लिए रवाना कर दिया। अब गधा तो गधा ही था, वो निकला जैसे तैसे और शहर की ओर चल पड़ा। जब नदी आया तो वो जानबूझकर नदी में जा गिरा और इस बार नमक की जगह रुई थी तो वजन कम होने की जगह वजन काफ़ी बढ़ गया। तो गधा को कुछ समझ में नहीं आया और वह जैसे तैसे निकला और व्यापारी के पास पहुंचा। इससे गधे को एक अच्छी सबक मिली कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार झा है, वर्ग क्रमांक 68। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे मुर्गे रहते थे। गांव का एक बच्चा एक मुर्गे को तंग कर देता है। मुर्गा परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि वह अगले दिन आवाज़ नहीं करेगा और वह किसी को नहीं जगाएगा। वह ऐसा ही करता है, वह अगले दिन आवाज़ नहीं करता है, लेकिन देखता है कि गांव के सभी लोग समय से उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। मुर्गे को समझ में आ जाता है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है, सबका काम चलता रहता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अलका आज आप सभी के बीच एक कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है हार मत मानो। एक प्रदेश में एक राजा अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी रहता था। राजा के पास एक घोड़ा भी था। राजा अक्सर अपने घोड़े पे बैठ के शिकार पे जाया करता था। एक समय की बात है, राजा अपने घोड़े पे बैठ के शिकार पे निकल गया। शिकार पे निकलते समय राजा चलते चलते अपने प्रदेश से दूर चला गया और एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक गड्ढा था जिसमें राजा का घोड़ा फंस गया था। राजा ने इधर उधर देखा क्योंकि वो अपने प्रदेश से बहुत दूर जा चुका था, इसलिए उसकी मदद में कोई नहीं था। राजा ने बहुत प्रयास किया अपने घोड़े को बाहर निकालने का और घोड़े ने भी अपने आप को गड्ढे से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु दोनों के बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद भी घोड़ा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। अंततः राजा ने सोचा कि अब तो घोड़ा गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्यों ना इस घोड़े को इसी गड्ढे में दफना दिया जाए ताकि कोई दूसरा जानवर उसे चोट ना पहुंचाए या फिर उसे मारकर खाए ना।
राजा पास में पड़े खेत से मिट्टी उठा उठाकर उस गड्ढे में डालने लगा। राजा ने तो यह सोचकर उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू किया था ताकि घोड़ा उसके अंदर दफन हो जाए, किंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। राजा जैसे जैसे उस गड्ढे में मिट्टी डालता गया, घोड़ा उस मिट्टी को अपने पैरों के नीचे दबा दबा कर ऊपर आते गया। इस तरह घोड़ा गड्ढे से बाहर आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमारा एक प्रयास हमें हमारी सफलता की ओर ले जाती है। धन्यवाद। मैं अविनाश कुमार गंगा ग्लोबल का 2022 का प्रशिक्षु हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 67 है। मैं आज आप सबों के बीच एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह इंडिया के बेस्ट सेलर बुक जीत आपकी से लिया गया है, जिसके लेखक शिव खेरा हैं। एक बार की बात है, सुकरात से एक युवक सफलता का रहस्य के बारे में पूछने पहुंचा। तो उस युवक को समझाने के लिए सुकरात ने उसे अगले दिन नदी किनारे मिलने को कहा। जब अगले दिन वह युवक नदी किनारे पहुंचा तो सुकरात ने उसे पानी की ओर जाने को कहा। जब वह पानी की ओर गया, जब पानी कंधा के ऊपर तक पहुंच गया तो झट से सुकरात ने उसका सर पानी के अंदर डुबो दिया। जब उसका सर पानी के अंदर डूब गया तो वह आदमी पानी में छटपटाने लगा। जब वह आदमी ज़्यादा छटपटाने लगा तो सुकरात ने उसका सर थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया। जब वह आदमी अपना सर निकाल के थोड़ी देर के बाद गहरी सांस लिया तो सुकरात ने उससे पूछा, पानी के अंदर तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? तो उस युवक ने कहा, हवा की। तो सुकरात बोले, सफलता का रहस्य भी यही है, तुम्हें उसके लिए तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। जिस तरह तुम्हें पानी के अंदर हवा की तीव्र इच्छा थी, उतना ही तीव्र इच्छा तुम्हें अपने जीवन में सफलता के लिए रखनी चाहिए, तभी तुम सफल होगे। कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं अपने जीवन में किस क्षेत्र में सफल होऊंगा, तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप दिन के 24 घंटे में आप अधिकतर समय जिस चीज़ में व्यतीत करते हैं उसी क्षेत्र में आप सफल होइएगा। अतः अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य के प्रति एक तरफ को जागृत करके उस ओर लगे रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लक्ष्मी कुमारी, रोल नंबर 40। मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ, कछुए और खरगोश की कहानी। एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, उसमें कछुआ और खरगोश भी रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड हो गया था। वह कछुए को हमेशा नीचा दिखाते रहता था, वह उसे हमेशा परेशान करता था। एक दिन दोनों के बीच दौड़ का आयोजन किया गया। कछुआ और खरगोश दोनों के बीच दौड़ शुरू हो गई। खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू किया और वह बहुत तेज़ दूर चला गया। कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश आगे जाकर मुड़ के देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, उसे आने में बहुत देरी लगेगी। वह थोड़ा देर आराम कर लेता है और वह वहीं बैठ गया। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। वह खरगोश के आगे से भी होकर गुजर गया। जब खरगोश की नींद खुली तो वह दौड़ना फिर से शुरू कर दिया। वह देखा कि कछुआ रेस जीत चुका है और उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा होने लगा। अतः हमसे यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वालों की हमेशा हार होती है। धन्यवाद। मेरा नाम सालवी कुमारी है, मेरा क्रमांक 22 है। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्यासा कौवा। गर्मी का मौसम था। पेड़ कटने की वजह से बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत सारे तालाब, नदी, जल
कुएं, पानी ये सब सूख चुके थे। तभी एक प्यासा कौवा उड़ता हुआ पानी की खोज में वहाँ आया और कहने लगा, हे भगवान, कहीं पानी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और पानी की खोज में फिर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह उस कुएं पे जाकर बैठ गया। देखा तो कुएं का पानी सूख चुका था और बोला, हे भगवान, अब क्या होगा। और फिर वो वहाँ से उड़ गया और पानी की खोज में उड़ते उड़ते उसे एक घड़ा दिखाई दिया और वह उस घड़े पर जाकर बैठ गया। और उसमें देखा तो उसमें पानी बहुत नीचे था, जहाँ तक कौवे की चोंच नहीं पहुँच सकती थी। फिर उसने बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। और उसके बाद फिर सोचने लगा। सोचते ही उसे एक उपाय सूझा और उसने अगल बगल पड़े कंकरों को उठाकर मटके के अंदर डालना शुरू किया। उसने एक कंकर डाला, छपाक, फिर दूसरा कंकर डाला, छपाक, फिर ऐसे करते हुए उसने बहुत सारे कंकर घड़े के अंदर डाल दिए। फिर वो पानी जो घड़े के अंदर था वो उसका स्तर जो है बढ़ने लगा और कौवे की चोंच वहाँ तक पहुँच गई और कौवा पानी पीकर वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हम पे अगर कितनी भी मुसीबत आए या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़े तो हम अपनी समझदारी से मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने दौड़ पे बहुत घमंड था। उसने एक दिन कछुए से कहा, क्यों कछुआ काका, मेरे साथ दौड़ लगाओगे? कछुए ने कहा, क्यों नहीं। फिर खरगोश ने कहा, हम दोनों में से जो उस दूर वाले पहाड़ी तक पहुंचेगा वही जीतेगा। कछुए ने कहा, ठीक है। कछुआ और खरगोश में दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज़ दौड़ने लगा, बहुत तेज़ दौड़ने लगा, बहुत आगे पहुंच गया। वो बहुत दूर जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़ के देखा। उसे दूर दूर तक कहीं कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचा, थोड़ा सा आराम कर लूं, अभी तो बहुत दूर दूर तक कहीं कछुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वह आराम करने के लिए रुक गया और वो ज्यों ही आराम करने के लिए रुका, उसके आंखों में नींद आ गई। फिर वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते रहा और वह चुपचाप से पहाड़ी वाले जंगल तक पहुंच गया। और जब खरगोश की आंख खुले तो वह देखा आसपास तो कहीं कछुआ दिख नहीं रहा था। फिर वो दौड़ा और दौड़ के जब पहाड़ी वाले जंगल तक पहुंचा तब तक तो वो कछुआ पहुंच चुके थे और कछुआ रेस जीत चुके थे। और इसे देखकर खरगोश ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं काजल कुमारी, मेरा क्रमांक 48 है। मैं एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है मुर्गे की अकल ठिकाने। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे मुर्गे रहते थे। फिर गांव के किसी बच्चे ने किसी मुर्गे को बहुत तंग कर दिया, तो उस मुर्गे ने सोचा कि वह मुर्गा परेशान हो गया था। फिर उसने सोचा कि अगली सुबह उठकर वो कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं करेगा, और तब सबको उसकी अहमियत समझ में आ जाएगी और उसे कोई तंग नहीं करेंगे। तो वो मुर्गे ने वैसा ही किया। अगली सुबह वो उठा लेकिन कोई आवाज़ नहीं किया। फिर जब वह देखा तो सब लोग अपने समय से उठकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इससे मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है, सबका काम चलते रहता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्चना। मैं आज आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है परिचय से साहस मिलता है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसने अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी शेर को देखा। शेर का लंबा बाल, भयानक शरीर, डरावना दहाड़ और राजा के जैसा चाल ढाल देखकर लोमड़ी डर गई और डर के कारण वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन लोमड़ी फिर उसी शेर को देखी और फिर वह डर गई, लेकिन वह साहस जुटाई और अपने डर को छिपाने की कोशिश की और जल्द से जल्द वह वहां से भाग गई। अगले दिन
परिस्थिति पूरी बदल चुकी थी। वह शेर के सामने आई और बोली, जय हो महाराज, सब ठीक ठाक ना। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अब शेर से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी, क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से शेर से परिचित हो चुकी थी। इसलिए कहा गया है, परिचय से साहस मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम निशु कुमारी है। मैं सत्र 20-22 की प्रशिक्षु हूँ। मैं आप लोग के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घमंडी मूर्तिकार। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था माखन सिंह। वो काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। उसकी मूर्तियों को देखने के लिए दूर दराज क्षेत्र से बहुत सारे लोग आते थे और उससे मूर्ति भी बनाते थे। उसकी मूर्तियों को देख के ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो सचमुच की असली मूर्तियाँ हैं। माखन सिंह का धीरे धीरे अंत समय आने लगा, लेकिन वो अभी मरना नहीं चाहता था, वो और जीना चाहता था। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद एक उपाय निकाला। क्यों नहीं अपनी ही शक्ल की 10 और मूर्तियाँ बनाई जाए, जिससे यम देवता भ्रमित हो जाए। उसने वैसा ही किया। एक जैसी 10 मूर्तियाँ बना के उन मूर्तियों के बीच जा बैठा। यम देवता उसके पास आए। उन्होंने एक जैसे 11 शक्ल वाले लोगों को देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कुछ देर सोच विचार के बाद यम देवता ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, यह मूर्तियाँ तो काफ़ी सुंदर हैं, काश बस इसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। काश मूर्तिकार मेरे सामने आता तो मैं उसे बता पाता कि इसमें क्या कमी रह गई है। यह सुनकर मूर्तिकार को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने सोचा, पूरी ज़िंदगी तो उसकी मूर्तियाँ बनाने में बीत गई, किसी ने आज तक उसमें कोई कमी नहीं निकाली, लेकिन ये यम देवता ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने गुस्से से यम देवता के सामने जा खड़ा हुआ और पूछा, आप बताइए कि मेरी मूर्तियों में क्या कमी है। यम देवता ने कहा, मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती, बस यही कमी है तुम्हारी मूर्तियों में। मूर्तिकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यम देवता से क्षमा मांगा। उसने कहा, मुझे अपने कला के ऊपर घमंड हो गया था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे क्षमा करें और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस कहानी से यही समझ आता है कि हमें किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हम लोग के नाश का कारण है। मैं यहीं पे अपनी कहानी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, मेरा रोल नंबर 13 है। मैं एक शॉर्ट कहानी कहने जा रहा हूँ। एक लड़का था, उसका नाम राम था। वो शखा काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। वो जब पेड़ पर शखा काटता है, उसका कुल्हाड़ी पानी के नीचे गिर जाता है। वो उतरता है और नदी के किनारे बहुत रोता है। उसी में एक देवी प्रकट होती है। उसने तुरंत उसे सोने की कुल्हाड़ी देने को कहा। वो लड़का बहुत नाखुश था, क्योंकि उसका कुल्हाड़ी वो सोना का नहीं था। फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी देने को कहा, फिर भी लड़का नहीं ले रहा था। उसने ओरिजिनल कुल्हाड़ी निकालकर उसे दिया, तो उसने खुशी खुशी ले लिया। इस खुशी में, इस ईमानदारी के कारण उस देवी ने वो सोना और चांदी दोनों कुल्हाड़ी उसको दे दिया। फिर लड़का घर जाता है और वो सारी कहानी अपना पड़ोसी को बताता है। बस एक लालच पड़ोसी ने ऐसे ही मनगढ़ंत रचना रचती है। वो नदी के किनारे जाता है, वो अपना कुल्हाड़ी पानी में फेंक देता और बहुत रोता है। उसी वक्त एक देवी फिर प्रकट होती है। प्रकट होने के बाद उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है। तो वो लड़का खुशी खुशी मारे वो सोने की कुल्हाड़ी लेना चाहता है। बस उसे गुस्सा आता है, देवी को बहुत गुस्सा आता है। बस वो विलुप्त हो जाती है। तो इसमें उसका जो ओरिजिनल जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में डूब जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रूबी कुमारी, रोल नंबर 26, सुनी सुनाई कहानी कहने जा रही हूँ, चींटी और कबूतर।
एक समय की बात है, एक चींटी पेड़ पर से तालाब में गिर गई। तभी कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाते हुए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। तब कबूतर ने पेड़ से एक पत्ते तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पे चढ़ गई और बाहर निकल आई। तब चींटी ने कबूतर को कृतज्ञता भरी नज़रों से उसका धन्यवाद किया। कुछ दिनों के बाद की बात है, एक बार जंगल में बहेलिया आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने ज़मीन पे कुछ दाने फेंके और जाल फैला दिया। चींटी उसी रास्ते से होकर गुजर रही थी। चींटी ने ये सब देखा तो उसने देखा वही कबूतर उड़ते हुए आ रहा था। बहेलिया एक पेड़ के पीछे छिप गया और पक्षियों के फंसने का इंतज़ार करने लगा। चींटी ने बहेलियों के पैर पे ज़ोर से काटा। बहेलियों के मुंह से आवाज़ आई, हाय तेरी ऐसी की तैसी ओ परमात्मा। तो कबूतर ने देखा ये शोर किधर से आ रहा है। ये सब देख के कबूतर को समझ में आ गया और वो दूसरे दिशा में उड़ गया। चींटी अपने काम पे चली गई। तभी तो कहते हैं कर भला सो हो भला। गुड मॉर्निंग, मैं प्रवीण कुमार, रोल नंबर 47 GGIT का प्रशिक्षु हूँ। मैं आप सबों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक आदमी था। वो आदमी के घर के पास से जितना भी व्यक्ति गुजरता था सबको बुला करके एक कहानी सुनने का आदत था उस आदमी को। एक बार उसके घर के पास से लाल बुझक्कर नाम का व्यक्ति गुजर रहा था। तो वो आदमी ने लाल बुझक्कर को बुलाया और बोला कि एक कहानी सुनाओ। वो आदमी का एक गलत हैबिट था कि कहानी सुनने के बाद सबको बाद में अंतिम में कहता था कि ये सच नहीं हो सकता। तो लाल बुझक्कर ने उस आदमी को कहा कि आप पहले वादा कीजिए कि हमसे कहीं ये नहीं कहिएगा कि ये सच हो नहीं सकता। अगर आप ऐसा कहिएगा कहानी के अंत में तो मैं आपसे कुछ धन संपत्ति लूँगा इसके बदले। तो आदमी ने वादा किया कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो ऐसा नहीं कहूँगा वो आदमी वादा किया। तब लाल बुझक्कर ने कहानी सुनाना शुरू किया। लाल बुझक्कर ने कहानी इस प्रकार बताया कि एक राजा था। वो अपनी पालकी पर चढ़ करके कहीं जा रहा था। तो जब पत्थर के पास पहुंचा, एक गुफा के पास पहुंचा, तो वहां चिड़िया उसके पालकी के ऊपर घूमने लगा। तो चिड़िया घूम रही थी। चिड़िया की आवाज़ सुन करके राजा ने बाहर सिर निकाला तो राजा के कपड़े पर चिड़िया ने टॉयलेट कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि कपड़ा चेंज किया जाए, तो कपड़ा चेंज कर दिया गया। फिर राजा सर निकाल करके बाहर झांक रहा था तो राजा के तलवार पर चिड़िया ने टॉयलेट कर दिया। तो इस बार भी राजा ने आदेश दिया कि तलवार को चेंज कर दिया जाए, तो फिर तलवार को भी चेंज कर दिया गया। फिर 2 मिनट 3 मिनट के बाद राजा ने फिर सर बाहर निकाल करके झांका तो राजा के सर पर चिड़िया ने टॉयलेट कर दिया। तो इस तरह से फिर राजा ने आदेश दिया कि सर को चेंज कर दिया जाए, तो सर को चेंज कर दिया गया। कहानी के रूप में लाल बुझक्कर ने ये चीज़ समझाया। तो इतना में ही वो आदमी ने बोला कि ये सच हो नहीं सकता। तो ये सच हो नहीं सकता ऐसे बोला। सच्चाई तो यही है कि ये सच नहीं हो सकता है, सर को चेंज नहीं किया जा सकता है। इतना में ही वो लाल बुझक्कर ने बोला, आपने बोला कि ये सच हो नहीं सकता है, इस तरह से मैं जीत गया हूँ और आपको इसके बदले कुछ धन संपत्ति देना होगा। तो उन्होंने फिर इसके बदले धन संपत्ति लिया और वो जीत गया। बस मैं इतना ही इस कहानी में कहना चाहता हूँ, यही है कहानी। सुप्रभात, मैं कविता कुमारी आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चींटी और कबूतर की कहानी। एक दिन की बात है, एक प्यासी चींटी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे पहुँचती है और वो नदी की धारा के साथ बहने लगती है। अपने को असमर्थ देख चींटी बचाओ 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 की आवाज़ लगाने लगती है। वृक्ष पे बैठा कबूतर की कान में जब बचाओ बचाओ की आवाज़ जाता है तो वो सोचता है कि कोई मुसीबत में है, हमें जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। और वह जब देखता है तो एक नन्ही सी चींटी नदी की धारा के साथ बह रही होती है।
वो चींटी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अभी बचा लूँगा। और वह चींटी के सामने एक सूखा पत्ता डाल देता है और उससे कहता है, तुम इस पे बैठने की कोशिश करो, अगर तुम इस पे बैठ जाओगी तो नदी की धारा के साथ तुम भी किनारे लग जाओगी। बार बार प्रयास करने के बाद चींटी उस पत्ते पे बैठने में सफल हो जाती है और वो किनारे लग जाती है। एक दिन जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए आता है और वो उसी कबूतर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है जिसने चींटी की जान बचाई थी। यह देख चींटी उसके कानों में घुस जाता है और उसे काट लेता है, जिससे शिकारी का ध्यान हट जाता है और वह कबूतर का शिकार नहीं कर पाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परोपकार करना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम दूसरे की सहायता करते हैं तो दूसरा भी हमारी सहायता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इरशाद और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है अपनी गलती का पछतावा। और यह कहानी जो है एक गांव की है। एक गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता है और उसके पास करीब 5 से 6 गाय और भैंस भी रहती है। तो क्या होता है कि वह उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है गोपाल, और उसके लिए वह दूर दूर जाकर हरी भरी घास लाता है और उसे खिलाता है। और उसकी गाय भैंस भी बहुत अच्छी है क्योंकि उसे हर रोज़ करीब 15 से 20 लीटर तक दूध देती है, जिस दूध को बेचकर गोपाल को काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और उस पैसे से उसके घर भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब गोपाल दूध को दूकर एक कमरे में जब उस दूध को रखता है तो एक बिल्ली की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उस दूध को जूठा कर देती है और काफ़ी शराब पी भी जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि जब गोपाल उस बिल्ली को देख लेता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो वह एक जूट का बोरा लाता है और उस बिल्ली को किसी तरह से उस जूट के बोरे में पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से वो डंडे से पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद बिल्लियाँ भी बहुत उसमें फंसने के बाद बहुत कोशिश करती है निकलने के लिए और वह बहुत झपट्टा मारती है उस पर। तो गुस्से में आके क्या करता है, गोपाल उसमें आग लगा देता है। तो आग लगाने के बाद उसे वह छोड़ देता है, जिसके कारण बिल्ली इधर भागना स्टार्ट कर देती है। भागने के बाद क्या होता है कि पहले जब लोग किसान थे, अभी भी बहुत सारे किसानों के लोग झोपड़ी के होते हैं और उसके आस पड़ोस के भी घर झोपड़ी का होता था। जब बिल्ली भागना स्टार्ट की तो वह जब जिधर जिधर भाग रही थी तो आग लगती ही जा रही थी। उसके घर में भी आग लग गया, जहाँ उसके गौशाला थे, जहाँ पे उसके गाय भैंस थे, वहाँ भी आग लग गया। उसके गाय भैंस भी जल गई और आस पड़ोस का घर भी जल गया, जिसका गोपाल का भी काफ़ी नुकसान हुआ और उसके आस पड़ोस का भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे गोपाल को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। क्योंकि अगर वो चाहता तो इस बिल्ली को कहीं जाके छोड़ भी सकता था पकड़ के, लेकिन वो आग लगा के बहुत बड़ा गलती किया। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी गुस्से में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत डिसीजन से अपना तो नुकसान होता ही है और किसी दूसरे का भी नुकसान हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गुस्से में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम ऋषु कुमार है। आज मैं जो कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल शिकार पर अपने कुछ सैनिकों के साथ जाते हैं। अकबर जब शिकार के क्रम में तलवार निकाल रहा होता है तो उसकी एक उंगली थोड़ी सी कट जाती है और उसे खून बहने लगता है। खून बहता देख अकबर घबरा जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। बीरबल जो कि उसके पास ही खड़ा रहता है वह जल्दी महाराज के पास आता है और बोलता है, महाराज घबराइए नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि इसे ले जाओ और इसे रात भर कोड़े से मारना, फिर इसे सुबह फांसी दे देना। उसके बाद अकबर अकेले शिकार पर निकल जाता है। उसके बाद उसे आदिवासियों का एक झुंड बंदी बना लेता है और उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार करता है। तो आदिवासियों में से एक उसकी कटी हुई उंगली को देखता है और वो बोलता है कि यह तो अशुद्ध है, हम लोग इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो लोग उसको छोड़ देते हैं। समय काफ़ी बीत चुका होता है, सुबह होने वाली होती है। अकबर घबराया हुआ, बहुत चिंतित, जो उसने बीरबल के साथ किया था उससे बहुत पछतावा होता है और वह बहुत जल्दबाजी में
जैसे तैसे करके अपने महल पहुंचता है। महल में बीरबल की फांसी पड़ने वाली होती है। वह उसे रुकवाता है और बीरबल के गले लगकर रोने लगता है और बोलता है कि जो उसके साथ निरंगल में हुआ था। बीरबल दर्द में कराते हुए बोलता है, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद अकबर बोलता है कि इसमें क्या अच्छा है। बीरबल बोलता है कि महाराज अगर मैं आपके साथ जंगल में होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। मैं लक्ष्मण कुमार प्रस्तुत हूँ एक लघु कथा के साथ। एक गांव में एक किसान रहते थे। उसका कहना था ईश्वर जो भी करता है भले के लिए करता है। एक दिन किसान का घोड़ा रस्सी तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इस पर पड़ोसियों ने दुख जताया, लेकिन किसान शांत रहा। अगले दिन घोड़ा 3 और जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। इस पर पड़ोसियों ने सुखी जाहिर किया, लेकिन किसान फिर भी शांत रहा। एक दिन जंगली घोड़े की सवारी करते हुए उसका बेटा घोड़े से गिर गया। उसमें उसका पैर टूट गया। पड़ोसियों ने आकर फिर दुख जताया, लेकिन किसान फिर भी शांत रहा। एक दिन राजा की सेना के लोग गांव आए और गांव के नौजवानों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। किसान का बेटा पैर टूटे होने की वजह से बच गया। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए ईश्वर जो भी करते हैं उसे हमें अच्छा ही मानना चाहिए। हमेशा ईश्वर के निर्णय को उदारतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अमृता, वर्ग क्रमांक 90, सत्र 20-22 की प्रशिक्षु हूँ। मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक गांव में एक कुम्हार था। उसके पास 2 मटके थे। एक पीतल के मटके थे और एक मिट्टी के मटके थे। वह गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी के किनारे बसे रहने के कारण उसमें अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह से गांव के जितने सारे लोग थे सब वहाँ से ऊंचे स्थान पे जाके बस गए। कुम्हार भी चला गया। वहाँ जो पीतल के मटके और मिट्टी के मटके थे वो पानी में बहने लगे। बहने के क्रम में पीतल के मटके ने मिट्टी के मटके से कहा कि तुम बहुत नाजुक हो, तुम कमज़ोर हो, तुम टूट जाओगे, तुम मेरे साथ हो जाओ तो सुरक्षित रहोगे। यह कहानी की बहुत बड़ी ही सार है। तो मिट्टी के मटके ने तांबे के मटके से कहा कि मैं मानती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूट जाऊँगी, लेकिन यदि मैं तुम्हारे साथ हो जाती हूँ तो ये जो पानी की लहरें जो आएगी और मैं दोनों आपस में टकराऊंगी तो मैं टूट जाऊंगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो तुम मुझसे दूर हो जाओ। इतना कह के मिट्टी के मटके ने दूर चली गई। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मिट्टी के मटके को पता था कि हम उसके साथ रहेंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ असुरक्षित हैं, वहाँ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मैं आरती कुमारी आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है जिंदगी की कीमत। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तो उसके पापा बोले, अगर तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को तुम मार्केट ले जाना और जब कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछी तो वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का वहाँ से भागता हुआ म्यूज़ियम के पास चला गया। वहाँ पहुँचा और एक बूढ़ा आदमी उस पत्थर का प्राइस पूछा तो वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वो आदमी बोले, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर वहाँ से भागकर कीमती पत्थरों की दुकान पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचा तो एक व्यक्ति काउंटर से निकलकर उसके सामने आया और पूछा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या प्राइस है इसकी?
और तुम्हें कैसे मिला? तो वो बालक बिल्कुल चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तो वो आदमी बोले, 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अब तो बच्चा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो भागता भागता अपने पापा के पास आया और पूछा, पापा, इस मामूली से पत्थर के 2 लाख रुपए? और फिर उसके पापा बोले, अब तुम्हें समझ में आई अपनी लाइफ की वैल्यू? तो फिर दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कहाँ रखना चाहते हो। 200 रुपये का पत्थर बनना है आपको या फिर 2 लाख रुपए का? धन्यवाद। एक जंगल में एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़ पड़े। बकरी की जान खतरे में पड़ गई। बकरी ने अपनी जान बचाने के लिए अंगूरों की झाड़ी में घुस गई। अंगूरों की झाड़ी काफ़ी घनी थी, इसलिए कुत्ते बकरी को देख नहीं पाए और आगे बढ़ गए। जब कुत्ते आगे निकल गए तो बकरी ने सोचा अब जान बच गई। तभी बकरी ने अंगूरों की बेल खानी शुरू कर दी और ज़मीन से लेकर अपनी गर्दन तक पहुँचे उतनी दूरी के सारे पत्ते खा लिए। अब झाड़ी में एक भी पत्ते नहीं रहे। अब छिपने का सहारा समाप्त हो गया। तभी कुत्ते लौट गए और बकरी को देख लिया और मार डाला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सहारा देने वाले को कभी नष्ट नहीं किया जाता है। धन्यवाद। होने जा रहा हूँ आसमान गिरा। गर्मी का मौसम था। एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक उसे धमकी आवाज़ सुनाई दी। खरगोश उठा और इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा और वह भागने लगा। भागते भागते रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, कहो खरगोश भाई, तुम क्यों भागे जा रहे हो? खरगोश ने कहा, आसमान गिर रहा है, भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। भागते भागते रास्ते में उसे एक भालू मिला। भालू ने कहा, तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो, कुछ तो बताओ। भागते भागते लोमड़ी बोली, आसमान गिर रहा है, भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। सब भाग रहे थे। भागते भागते रास्ते में उसे एक हाथी मिला। हाथी ने कहा, ठहरो ठहरो, तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? भागते भागते भालू ने कहा, आसमान गिर रहा है, भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। भागते भागते रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने कहा, अरे तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो ठहरो। तो भागते भागते हाथी ने कहा, आसमान गिर रहा है, जल्दी भागो, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आसमान गिर रहा है? किसने कहा? ठहरो। सभी जानवर ने रुके। तो शेर ने कहा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? तो हाथी ने कहा, मुझसे। भालू बोला। भालू ने कहा, मुझसे लोमड़ी बोली। और लोमड़ी ने कहा, मुझसे खरगोश रहा। और खरगोश चुप रहा। तो शेर ने कहा, कहो खरगोश, कहाँ आसमान गिर रहा है? तो खरगोश ने कहा, मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक हमसे आसमान गिरा। तो शेर ने कहा, चलो जाके देखते हैं। सभी जानवर ने उस पेड़ के पास गया और देखा, वहाँ एक बहुत बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। कुछ देर बाद ऐसा ही एक और फल गिरा, थम। फिर खरगोश चौंका और इधर उधर देखने लगा। तो शेर ने कहा, तो लो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर गिरा और भागो। और हंसने लगा। उसके बाद सभी जानवर भी हंसने लगा। तो शेर ने कहा, लो एक बेवकूफ़ खरगोश ने सबको बेवकूफ़ बना दिया। मैं सिकंदर कुमार, वर्ग क्रमांक 7। आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है राजा की महानता। एक राजा अपनी प्रजा की हालचाल जानने के लिए गांव घूमने निकला। घूमते घूमते उसके कुर्ते का बटन टूट गया और उसने अपने मंत्री से कहा, पता करो इस गांव में कौन दर्जी है जो कुर्ते का बटन लगा दे। तो उसने पता किया, सुखीराम नाम का एक दर्जी है जो बटन लगा सकता है, और उसको राजा के समक्ष लाया। तो राजा ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन लगा दोगे? तो उसने कहा, जी हुजूर, यह तो मेरे प्रत्येक दिन का काम है। तो उसने कुर्ते का बटन लगा दिया और उसके बदले राजा ने कहा, कितने पैसे दे दूं? तो उसने कहा, छोड़िए हुजूर। फिर राजा ने कहा, कितने मुद्राएं दे दूं? तो उसने अपने मन में सोचा, 2 रुपया मांग लेता हूँ। फिर सोचा, यदि 2 रुपया मांग लूँगा तो सोचेंगे प्रजा से कितना पैसा लेता होगा। यदि एक बटन लगाने का 2 रुपया लेता है। तो राजा ने अपने मन से 2 गांव का जागीर उसे दे दिया और प्रसन्नतापूर्वक सुखीराम ने उसे स्वीकार कर लिया। मैं आकांक्षा कुमारी,
रोल नंबर 92 आप सबों के बीच एक कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। कबूतर ने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया और चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नज़रों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। चींटी बहुत ही थक गई थी। कुछ सप्ताह बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया पक्षियों को पकड़ने। उसने कुछ दाने ज़मीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वो चींटी जो वही कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वह कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी उड़कर उसी जाल में फंस नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बहेलियों के पैर पर इतनी बुरी तरह से काट लिया कि बहेलियों के मुंह से चीख निकल गई और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और कबूतर बहेलियों को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं कर भला तो हो भला। मेरा नाम काजल कुमारी, रोल नंबर 89। शीर्षक का नाम बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने यह ऐलान किया कि इस कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात जो पानी में रहेंगे उसे मोहरे भर इनाम दिया जाएगा। तो इस चुनौती को पार करने के लिए एक गरीब ब्राह्मण तैयार हो गए, क्योंकि उनको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ना था। तो वो पूरी रात पानी में रहे और सुबह बादशाह के पास अपना इनाम के लिए आए। तो अकबर ने पूछा, इस कड़कड़ाती ठंड में तुमने पूरी रात पानी में कैसे रह गए? तो गरीब ब्राह्मण ने बताया कि आपके किले के झरोखे पर जो दिए जल रहे थे उसे महसूस किया कि वो मेरे पास है और इस तरह मेरी पूरी रात कट गई। तो फिर अकबर बोलते हैं, तब तो तुम इनाम के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुमको उस दिए की गर्मी से तुमने पूरी रात पानी में रहे। तो फिर ब्राह्मण बेचारा निराश होकर अपने घर लौट गए। बीरबल ने उसी टाइम सोचा कि इस गरीब ब्राह्मण के साथ अन्याय हो रहा है। उसको हक इनाम दिलाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन अकबर और बीरबल शिकार खेलने के लिए बन गए। उसी टाइम बीरबल ने आग जलाकर एक हंडी लटका, पेड़ में एक हंडी लटका दी और खिचड़ी चढ़ा दी। तो अकबर ने पूछा, अरे मूर्ख, ये खिचड़ी इतने दूर लटकी हुई है, कैसे पकेगी? तो बीरबल ने कहा, पकेगी, क्यों नहीं पकेगी? तो फिर अकबर दोपहर से शाम हो गया। अकबर गुस्से में लाल हो गए कि अरे तुम मूर्ख समझते हुए खिचड़ी कैसे पकेगी? आग से इतनी दूर ये खिचड़ी कैसे पकेगी? तो तो बीरबल ने कहा, क्यों नहीं पकेगी? जब उस ब्राह्मण को आपके झरोखे पे जल रहे दिए से गर्मी मिल सकती है तो ये इतनी नज़दीक खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? तो फिर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर अगले दिन उस गरीब ब्राह्मण को अपने घर बुलाए और उसका इनाम दिए और बीरबल की गलती बताने के लिए बीरबल की प्रशंसा किए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मैं जियाउल हक, रोल नंबर 77, आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है धोबी और गधा। एक गांव में एक निर्धन धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिलता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा कि मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेगा कि वह सचमुच बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेंगे। एक रात गधे खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंगने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर गधा भी जोश में आ गया। वह जोर जोर से रेंगने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों की उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपाना चाहिए। उन्हें प्रभावित करने के लिए हर एक प्रतिलोभन का सहारा लिया, जबकि बंशीधर उनके किसी प्रलोभन में नहीं आते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट भेज दिया। हुआ यूँ कि पंडित अलाउद्दीन उस
उस शहर के दीवान थे, काफ़ी रसूखदार लोग थे और काफ़ी लोगों से उनकी जान पहचान थी और सब लोग उनसे प्रभावित थे। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया और न्याय को सीधे खरीद लिया और न्यायालय से वो बरी हो गए। उसके बाद उन्होंने पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर को कलेक्टर साहब से कहवाकर उनको उनके रोज़गार से मतलब दरोगा पद से बर्खास्त करवा दिया गया। वे बेरोज़गार होकर घर चले गए अपने, और लेकिन ईमानदारी को नहीं छोड़े। कुछ दिनों बाद की बात है जब पंडित अलाउद्दीन को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया और दरअसल उनको एक ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता थी, और जो उनको पंडित अलाउद्दीन को बंसीधर में नज़र आई थी। उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने ये अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पंडित अलाउद्दीन के पास रिक्वेस्ट लेकर गए कि आप मेरे कंपनी में ज्वाइन कर जाए, इसके लिए आपको मैं अच्छी खासी वेतन दूंगा और जितनी भी सुविधाएं होती हैं मैं दूंगा। उनके घर पे पहुंचते ही पंडित अलाउद्दीन को देखते ही वहाँ उनके पिता काफ़ी प्रसन्न हुए और प्रणाम किए। उनकी पहले से पहचान भी थी, पहचान होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बड़े लोगों को तो सब जानते हैं। वहाँ बंसीधर को लगा कि अब पंडित अलाउद्दीन उनको घर पे जलील करने आए, लेकिन ऐसा नहीं था। पंडित जी उनसे काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें रोज़गार की पेशकश के लिए आए थे, और उनको बंसीधर बहुत हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिता के दबाव में आकर और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, घर की परिस्थितियों को देखते हुए आखिरकार उनको वो जॉब एक्सेप्ट करना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से कुल मिलाकर ये निकलता है कि एक बेईमान मालिक को भी एक ईमानदार नौकर या कर्मचारी की आवश्यकता होती है। अपना महत्वपूर्ण मैं पल्लवी कुमारी क्रमांक 4 अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बीरबल बादशाह के दरबार में थोड़े देरी से पहुँचे तो वहाँ देखे अकबर और बाकी दरबारीगण सभी हंस रहे थे। तो बीरबल ने उनके हंसने का राज पूछा। बादशाह सलामत, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तो अकबर ने जवाब दिया कि हम लोग रंगों के बारे में बात कर रहे थे, इतने में तुम आ गए तो हम लोगों की हंसी छूट गई। बीरबल ने पूछा ऐसा क्यों? तो अकबर ने जवाब दिया, यहाँ सभी दरबारीगण और हम सभी गोरे हैं, इन सब में तुम जो हो वो काले हो, यही सोचकर हम लोगों की हंसी छूट गई। तो बीरबल हर बार की तरह टपाक से जवाब दिया, जो आप मेरे रंगों का राज नहीं जानते, शायद इसलिए बोल रहे हैं। तो अकबर ने पूछा ऐसा क्या है तुम्हारे रंगों में? तो बीरबल ने जवाब दिया कि भगवान जब ये संसार बना रहे थे तो उन्होंने मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी बनाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने मनुष्य की रचना की और वो ये कृति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी मनुष्य को 5 मिनट का समय दिया कि वे बल, बुद्धि और रूप में से कुछ भी मांग सकते हैं। मैंने अपना सारा समय बुद्धि मांगने में लगा दिया और आप लोगों ने रूप और धन इकट्ठा करने में लगा दिया, बाकी का तो मुझे पता नहीं। इतना सुन के सभी दरबारीगण के सर नीचे झुक गए और अकबर उनकी बुद्धि भरे जवाब सुन के फिर से हंसने लगे। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम पिंकेश कुमार है, मेरा रोल नंबर 44 और मैं 2020-22 का प्रशिक्षु हूँ। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक महल में 2 विद्वान रहते थे, एक का नाम था ज्ञानचंद और दूसरे का नाम था विद्याचंद। एक दिन राजा ने सोचा ये दोनों विद्वानों का बुद्धि का टेस्ट ले जाए, और इसलिए राजा ने ज्ञानचंद को अलग में बुलाया और ज्ञानचंद से पूछा, ज्ञानचंद विद्याचंद के बारे में कुछ बता। ज्ञानचंद ने सोचा यदि मैं विद्याचंद के बारे में प्रशंसा कर दूं तो हो सकता है
राजा उन्हें पुरस्कृत कर दे, इनाम दे दे। इसलिए ज्ञानचंद ने कहा, महाराज वो तो एक नंबर का गधा है, जो हमसे सुनता है वही बतलाता है। यह सब जान के फिर राजा ने विद्याचंद के पास गया, अलग में गया और उनसे पूछा, विद्याचंद ज्ञानचंद के बारे में कुछ सुना। विद्याचंद ने कहा और वो हिसाब लगाया, कहा यदि मैं इसका प्रशंसा कर दूं तो हो सकता है राजा उन्हें पुरस्कृत कर दें, इनाम दे दें। इसलिए विद्याचंद ने कहा, महाराज वो तो एक नंबर का गधा है, क्योंकि जो हमसे वो सुनता है वही वो बतलाता है। यह सब जान के राजा परेशान हो गए और उसने सोचा, ये दोनों विद्वान तो जरूर हैं, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन ये दोनों हम सबों से बेहतर नहीं हैं। इसलिए वो अपने नौकर को आदेश दिया, जा 2 थाली में घास लेकर और ये दोनों के सामने रख दो। और राजा उधर से मुस्कुराते हुए आए, कहा कि अभी अभी हमें सूचित किया गया है कि हमारे महल में 2 गधा रह रहे हैं, एक तो गधा है और दूसरे भी गधा है। ये सब देखकर दोनों विद्वान अक्का बक्का रह गए और महाराज ने कहा, राजा ने कहा कि यह हमारा उपहार स्वीकार कीजिए। और ये सब देखकर दोनों विद्वान को अपने गलती का एहसास हुआ और दोनों विद्वान उस महल से निकल गए, चल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति का अच्छे गुणों का प्रशंसा हमें खुशी खुशी से करनी चाहिए। थैंक यू। मैं नेहा कुमारी, रोल नंबर 86। एक घने जंगल से एक छोटी चिड़िया गुजर रही थी। उसे पेड़ की तलाश थी। तभी एक नदी से पार हो रही थी, उसे 2 पेड़ दिखाई दिए। पहली पेड़ से जाकर चिड़िया पूछती है कि क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे पेड़ में शरण ले सकती हूँ? तभी उस पेड़ ने मना कर दिया। फिर दूसरे पेड़ से जाकर पूछी, उसने बोला हाँ। फिर वह दोनों उस पेड़ में घोंसले बनाकर रहना शुरू कर दिए। तभी एक दिन जोर से बारिश और तूफान आई। नदी की लहर में वह पेड़ बह गई। फिर उस चिड़िया ने उस पेड़ से बोली कि मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे पेड़ में शरण मांग रही थी, तो तुमने मना कर दिया। देखो आज क्या हुआ। फिर उस पेड़ ने मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं इसीलिए मना किया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जड़ें काफ़ी कमज़ोर हैं और ये मुझे नदी बहा कर ले जाएगी। तभी तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को संकट से दूर रखा और मना किया। तुम तो इस बात का बुरा ही लग गया। उस चिड़िया ने बोली, ओ ये बात थी, तो ऐसी बात थी तभी तुमने मना किया? हाँ तभी मैंने मना किया। उस पेड़ पे संकट आने वाला था, उसे पता था, इसीलिए उसने मना किया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैं प्रीति कुमारी, रोल नंबर 34। एक बार की बात है, एक जंगल में हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसके सामने जो भी जानवर आता उसे वह परेशान करता था तथा उसका कहना नहीं मानने पर उसे दंडित करता था। वह छोटे छोटे जीवों को कुचल देता था अपने पैरों के नीचे। इस प्रकार उसने चींटियों को भी कुचल दिया था। बहुत सारी चींटियों को वह रोज परेशान करता। चींटियों ने मिलकर आपस में फैसला किया कि हाथी को दंडित किया जाए। फिर एक दिन हाथी खाना खाकर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। चींटी चुपके से हाथी के सूर में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा।
इतना सुन चींटी सूर से बाहर निकली। चींटी को देख हाथी डर गया और उससे माफ़ी मांगने लगी। चींटी को एहसास हुआ कि हाथी सच में माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दी। और हाथी ने चींटी से वादा किया कि अब वह किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा। अतः हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने में नहीं, उसकी मदद करने में करनी चाहिए तथा किसी भी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार वर्ग क्रमांक 56 सेक्शन 20-22 का नव प्रशिक्षु हूँ। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित 2 बैलों की कथा को संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूँ। झूड़ी के पास 2 बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में बहुत ही प्यार था। यहाँ तक कि जब वो दोनों एक साथ नाद में भोजन करते थे तो अपना सिर एक ही साथ नाद में डालते थे और एक ही साथ निकालते थे। झूड़ी भी उनके चारे पानी को बहुत ख्याल रखता था। इसी कारण दोनों बैलों ने भी झूड़ी से बहुत प्यार करता था। एक दिन झूड़ी के पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां ले जा रहे हैं। रास्ते में वे बहुत परेशानी की। हीरा दाएं भागता तो मोती बाएं भागता था। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंच गया। पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चली। मैं प्रिंस कुमार GGIT का प्रशिक्षु हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 19 है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्यासा कौवा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी और वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा। फिर भी उसे पानी नहीं दिखा और वह निराश हो गया। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत कम पानी था। वह अपने चोंच से उस पानी को पीने की प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस वजह से वो पानी नहीं पी रहा था। वो बार बार प्रयास कर रहा था, फिर भी वो असफल हो रहा था। तभी उसे एक युक्ति सूझी और उसने अगल बगल के कंकड़ को एकत्रित करना शुरू किया। जब कंकड़ उसने एकत्रित कर लिया तब वो एक एक करके घड़े में कंकड़ डालने लगे। कंकड़ को तब तक एक एक करके डालता गया जब तक कि पानी घड़े के ऊपर नहीं आ गया। जब पानी घड़े के ऊपर आ गया तब कौवे ने जी भर के पानी पिया और अपना प्यास बुझाया और प्रसन्नता से उड़ करके चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निरंतर प्रयासरत रहने से और धैर्य बनाए रखने से किसी भी काम में सफलता हमारी कदम अवश्य चूमती है। धन्यवाद।